in my YouTube channel। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ये एक मेंटल या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इससे 6 to 7% पॉपुलेशन सफर कर रही है और इसमें बच्चों को अटेंशन पे करने में मीन्स ध्यान केंद्रित करने में काफी तकलीफ होती है और इनकी एक्टिविटी काफी हद तक बढ़ी हुई होती है। मीन्स एक्सेसिवली एक्टिव बच्चे होते हैं और काफी ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं टिकते। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि इस ADHD को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ADHD के बारे में। चलिए अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला है इन अटेंशन मीन्स ध्यान न दे पाना और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी मीन्स बहुत ज्यादा एक्टिव होना, इम्पल्सिव होना मीन्स जरा सी देर में ही क्विक रिएक्शन देना, बहुत फास्ट रिएक्शन देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन अटेंशन की। तो इन अटेंशन में काफी सारे सिम्टम्स आते हैं। तो क्लोज अटेंशन डिफिकल्ट मीन्स बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं। यदि उनका नाम भी पुकारा जाए तो वो ध्यान नहीं देंगे कि हमें बुलाया गया है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इन्हें अटेंशन देने में या ध्यान देने में। कोई भी काम दिया गया है तो उसे करने में इन्हें बहुत तकलीफ होगी। कोई काम को अरेंज करने दे दे, खिलौने भी यदि उन्हें अरेंज करने दे दे सिस्टमैटिक, तो वो उसे भी नहीं कर पाते हैं। अपने डेली के काम को भी वो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूलने की आदत होती है। कोई चीज को बहुत अच्छे से याद नहीं रख पाते, जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो, या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज हो तो उसे भी वो याद नहीं रख पाते हैं। और कुछ ऐसी चीजें याद हो सकती हैं दिमाग में जिसका कोई कनेक्शन ना हो, जिसकी जरूरत ना हो याद रखने की। साथ ही साथ ये ध्यान नहीं देते कि इन्हें किसने बुलाया, किसने आवाज दी या क्या हो रहा है आसपास। आसपास के वातावरण पे भी ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जो स्कूल का स्ट्रक्चर्ड वर्क होता है उसे भी ये लोग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। जैसे कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट हो या क्लास वर्क और होमवर्क हो, कुछ एक प्रॉपर दे दिया कि इतना काम करना है तो वो नहीं कर पाएंगे और बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जरा सा कुछ काम करेंगे, यदि 2 लाइन लिख ली उसके बाद इजीली ध्यान उनका इधर उधर चला जाएगा। कोई खेल रहा होगा तो वहां चले जाएंगे, टीवी चल रहा होगा तो उसमें ध्यान लग जाएगा। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और साथ ही साथ जिन चीजों में वक्त लगता है, कोई चीज को यदि अरेंज करने में वक्त लग रहा है तो वो उस काम को पसंद ही नहीं करते। हर चीज इन्हें बहुत जल्दी चाहिए। तो या तो वो जल्दबाजी के चक्कर में या फिर मन ही ना लगने की वजह से वो उस काम से हट जाएंगे। अब हम सेकेंड कैटेगरी जो हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी है उसकी बात करते हैं। तो वो एक जगह पर बैठ नहीं पाते। यदि उन्हें कहीं बैठाल दिया जाए कि यहाँ आपको 1 घंटा बैठना है तो वो नहीं बैठ पाएंगे और बहुत जल्दी वो अपनी सीट छोड़कर उठ जाएंगे। बहुत जल्दी प्लेसेस बदलते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में मूव करते ही रहेंगे यदि घर पे होंगे। बहुत रेस्टलेस होते हैं। रिस्क लेने की इनकी बहुत आदत होती है, जैसे पैरापेट पे चलना, चाकू से कोई चीज काटेंगे तो संभाल के ना काटना। और बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक बोलते हैं। एक ही सवाल बार बार कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है, थोड़ी देर बाद फिर आके पूछेंगे आपका नाम क्या है। ये चीजें उनकी रिपीटेड होती हैं। हाइपर एक्टिव रहेंगे मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्टिवली करेंगे और आधे में छोड़कर चले जाएंगे। ये आंसर बहुत क्विकली करते हैं और साथ ही साथ दूसरे के क्वेश्चन को आधे में ही काटेंगे और अपना आंसर दे देंगे। दूसरों की बात काटने की इनकी आदत होती है। गुस्सा ये जरा भी हैंडल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और उस गुस्से में बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। इसीलिए इसे हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी कहते हैं। उस इम्पल्स में ये सामने वाले को या खुद को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाथ काट सकते हैं, सिर
पटक सकते हैं अपना दीवार पर, या फिर जमीन पर लोटपोट कर सकते हैं, सामने वाले को मार सकते हैं, बहुत ज्यादा उसकी पिटाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी लेवल तक इनका गुस्सा जा सकता है, इसीलिए इसे इम्पल्सिव कहा है। जैसे ही गुस्सा आया उसके बाद इनका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा ये कोई नहीं सोच सकता। इस लेवल का इनका गुस्सा होता है और इनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। ये जरा भी धैर्य नहीं रखते हैं। यदि इनकी कोई खेल में कोई बारी आने वाली तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इनसे इतना पेशेंस बर्दाश्त ही नहीं होता। जो चाहिए तुरंत चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कोई भी सामान तोड़फोड़ कर सकते हैं और किसी भी लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एकेडमिक डिफिकल्टीज देखी गई है, मीन्स पढ़ाई में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। जरा सा भी कंसंट्रेशन नहीं होता है तो ये कोई भी चीज समझ ही नहीं पाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर होता है, या तो बहुत अधिक सोएंगे या बिल्कुल नहीं सोएंगे, या सोने का रूटीन ही गड़बड़ रहेगा। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, मीन्स कंटिन्यूअस पैर हिलाने की आदत होती है। डे ड्रीमिंग, दिन में ही सपने देखते हैं। और रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये बहुत अधिक गुस्सा करते हैं और किसी भी रिलेशनशिप में ये सिर्फ डोमिनेट करना चाहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, इवन ग्रैंड पेरेंट्स हो, किसी के भी साथ ये बस अपना डोमिनेशन चाहते हैं कि इन्होंने जो कहा वही किया जाए। तो रिलेशनशिप मेंटेनेंस में भी इन्हें बहुत दिक्कत आती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कॉजेज यानी कारण की बात करते हैं। ये लगभग बाय बर्थ ज्यादा केसेस देखे जाते हैं, लेकिन इनके सिम्टम 6 से 12 साल की उम्र में ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, फैमिलियल हिस्ट्री में हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है। सोशल फैक्टर्स की वजह से भी एडीएचडी डेवलप होता है, जैसे कि निग्लेक्ट किया जाए सोसाइटी में, ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से और बहुत ज्यादा सोशल डिप्राइवेशन से, मीन्स सोसाइटी से किसी को हटा दिया गया है उसके बाद भी लोगों में एडीएचडी डेवलप हो जाता है। या फिर मदर को प्रेगनेंसी टाइम में कुछ इन्फेक्शंस हो गए हो, जैसे रुबेला या साइटोमेगालो वायरस, इन सब की वजह से एडीएचडी बच्चे में डेवलप होता है। अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन सिम्टम्स बेस्ड सफिशिएंट है जानने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो बिहेवियर थेरेपीज दी जाती हैं एलोपैथिक उसमें, और साथ ही साथ सेडेटिव्स और एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज, होम्योपैथी द्वारा क्योर्ड केस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं कि होम्योपैथी द्वारा एडीएचडी क्योरेबल है। चलिए अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज की बात करते हैं। तो मदर अपनी प्रेगनेंसी टाइम में जब किसी प्रॉब्लम से सफर कर रही है, उसे बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस गुस्से को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई, तो वही मैसेज उन्होंने अपने चाइल्ड को दिया कि बेटर है कि हर जगह गुस्सा करो, अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दो, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो सप्रेशन मदर में था उसका ऑपोजिट रिएक्शन बच्चे में होता है। तो ये इसका कॉज है। तो जो बच्चे एडीएचडी से सफर कर रहे हैं, मीन्स उनकी मदर प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ऐसी घटनाओं से पीड़ित हुई और परेशान हुई जिसके कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से को उन्हें दबाकर रखना पड़ा। वो कहीं उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाई और बोल नहीं पाई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक होम्योपैथिक क्योर्ड केस के द्वारा जानेंगे कि एडीएचडी क्योरेबल है। एक पेशेंट जिसकी एज लगभग 22 साल थी, एडीएचडी से सफर कर रहे थे। उनके जो सिम्टम्स थे, जो अभी हमने डिसीज के बताए, लगभग मैच करते हुए सारे सिम्टम्स थे, जैसे कि अटेंशन नहीं दे पाना, किसी चीज में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, पढ़ाई में मन न लगना, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, बहुत जल्दी चीजों को भूलना, बहुत जल्दी किसी भी चीज से ध्यान डिस्ट्रैक्ट होना, मन न लगना, कोई भी काम प्रॉपर नहीं कर पाना, बहुत अधिक गुस्सा करना, बहुत एग्रेसिव और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, मीन्स रेस्टलेस, एक जगह से दूसरी जगह बस कंटिन्यूअस मूव करते रहना। इनकी जब पूरी हिस्ट्री ली तो ये बाय बर्थ एडीएचडी का केस है। इनकी मदर की हिस्ट्री ली तो मदर को ऐसा लगता था कि उनकी किसी ने केयर नहीं की पूरी प्रेगनेंसी टाइम में, ना कि उनके इन-लॉज ने, ना हस्बैंड ने, कोई केयर नहीं करता था। उन्हें हर जगह निग्लेक्टेड ही फील होता था। उन्हें इस बात का बहुत गुस्सा रहता था, लेकिन गुस्सा उन्होंने सप्रेस करके रख लिया था।
यही मैसेज सेंड किया उन्होंने अपने बेबी को कि निग्लेक्ट किया गया है मुझे हर जगह, कोई मेरा केयर नहीं करता, कोई ध्यान नहीं रखता है। फाइनली जब पूरा केस लिया तो रूब्रिक लिया गया डिल्यूजन शी इज निग्लेक्टेड और उस बेस पे स्टेफी सेग्रिया 200 दी गई। लेकिन इसको देने के बाद 1 से 1.5 साल का प्रॉपर पूरा टाइम लगा, तब जाकर ये पूरा एडीएचडी का केस क्योर हुआ। हर कोई पूछता है कि क्या मैडम मेडिसिन देने के बाद 2-3 महीने में ही पेशेंट ठीक हो जाता है, और हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये 1 से 1.5 साल इसीलिए लगा क्योंकि 22 साल का बच्चा था, जो पर्सन था वो सफर कर रहा है। इतनी लंबी बीमारी, उसे ठीक होने में 1.5-2 साल भी लग सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि इस एडीएचडी को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है इग्नेशिया। इसमें मदर का थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, एंजाइटी फॉर एनी बैड न्यूज की कुछ घटने वाला है, एलिमेंट्स हो सकता है उससे, या फिर चिंता भी हो सकती है, कुछ बुरा घटा है उससे भी परेशानी हो सकती है, या कुछ बुरा घट ना जाए, कुछ टेरेबल होने वाला है, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं। तो ये सारे थॉट प्रोसेस बच्चे के दिमाग में जा सकते हैं। और जो पेशेंट में एडीएचडी के सिम्टम्स होंगे वो ये हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, हर चीज उन्हें उनके हिसाब से चाहिए, बहुत इम्पल्सिव मूड है और चेंजेबल मूड है, और साथ ही साथ बहुत ओवर सेंसिटिव होंगे, इनडिफरेंट रहेंगे हर एक चीज के लिए, और जरा जरा सी चीजें इन्हें परेशान करती हैं। पर ये डिलिजेंट होंगे, इन्हें पढ़ाई में मन लगता है, मीन्स ज्यादा देर पढ़ भले ना पाए लेकिन पेन लेकर कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। तो इग्नेशिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है एडीएचडी को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलीशिया। तो मदर की ऐसे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं कि मैं 2 हिस्सों में बटी हूँ, मीन्स मायके में भी और ससुराल में। ये मेंटल लेवल का थॉट प्रोसेस, और फिजिकली भी बॉडी वैसी 2 हिस्सों में बटी हुई फील होती है। कॉन्ट्राडिक्शन इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, टिमिड होंगी, पब्लिकली आना नहीं चाहती होंगी। तो यही थॉट प्रोसेस यदि बच्चे में जाएगा तो वो पब्लिकली आना नहीं चाहेगा, साथ ही साथ उसका में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मेमोरी बहुत वीक होगी, बहुत जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, हर एक एक्सटर्नल इंप्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है, और साथ ही साथ उसके फिक्स थॉट प्रोसेस होते हैं, फिक्स्ड आइडियाज होते हैं कि जो चीज ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, ये सब्जी यदि इस तरह से कटी तो अगली बार भी ऐसे ही कटी होनी चाहिए। थॉट प्रोसेस इनके फिक्स होते हैं। तो इन केसेस में साइलीशिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेफी सेग्रिया। तो मदर का जो थॉट प्रोसेस होगा वो ये कि वो हर चीज में अपनी इंसल्ट फील कर लेती है कि सामने वाले ने मेरी इंसल्ट किया है, भले उसने किया हो या ना किया हो। उनका ऑनर बहुत जल्दी वुंडेड होता है, मीन्स बहुत जल्दी उनका ईगो हर्ट होता है, उनकी डिग्निटी अफेक्ट होती है, और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि उन्हें बस सबने कैद करके रखा है, आजादी नहीं मिली है। तो यही थॉट प्रोसेस यदि बेबी में जाएगा तो वो भी अपने आप को कैद समझता है, इस वजह से बहुत एग्रेसिव होता है, हर चीज अपने मुताबिक चाहता है कि जो भी काम होगा वो मेरे हिसाब से होगा, और बहुत एग्रेसिव होगा। इसी वजह से आउटबर्स्टिंग एंगर रहेगा, कुछ भी बात है उस पर तुरंत रिएक्शन देगा, और बहुत रेस्टलेस होगा, वो एक जगह एक पल भी ढंग से नहीं टिकेगा, और उसका कंट्रोल नहीं रहेगा उसके खुद के गुस्से पे, और उसे भी बहुत जल्दी इंसल्ट फील होगी। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो स्टेफी सेग्रिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसॉल। तो इसमें जो मदर की फीलिंग होगी वो इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, मीन्स हर एक पर्सन से उनको इनडिफरेंस रहेगा, किसी से भी अटैचमेंट नहीं होता है। और इनका भी जो एलिमेंट या कॉज है वो यही है कि बहुत जल्दी इंसल्ट फील होना या ईगो हर्ट होना, इनको भी बहुत जल्दी बुरा लगता है, बेइज्जती फील होती है। जो बेबी होगा वो बहुत रेस्टलेस होगा, एक जगह नहीं टिकेगा, दिन भर रात भर घूमने को चाहिए घर से बाहर, और साथ ही साथ वो बहुत वायलेंट होता है, सुसाइडल या होमिसाइडल के लेवल तक भी जा सकता है, मीन्स खुद की जान लेना या दूसरे की जान लेना, और साथ ही साथ स्लो इन आंसरिंग क्वेश्चंस। बाकी सभी मेडिसिन में बहुत क्विक आंसर देते हैं, जबकि मर्कसॉल में बहुत स्लो रिस्पॉन्डिंग रहेगा। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो मर्कसॉल काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है।
लास्ट मेडिसिन है नक्सवोमिका। इसमें मदर को पोजीशन के लॉस होने के कारण परेशानियां होती हैं और बेबी में कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मेमोरी डिफिकल्ट हो जाती है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट होता है, उसे किसी भी तरह की आवाज बर्दाश्त नहीं होती है और साथ ही साथ कोई काम पसंद नहीं होता, अवर्जन टू वर्क। हर तरह के काम से उसे अवर्जन रहता है और उसका वक्त भी नहीं बीतता। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि दिन नहीं कट रहा, मीन्स टाइम पासेस टू स्लोली, दिन उन्हें बहुत बड़े लगते हैं, अब काम भी नहीं करना है और दिन भी बड़ा लगता है, तो इस वजह से और ज्यादा एग्रेसिव होता है और सुसाइडल और होमिसाइडल की तरफ जा सकता है। इनमें कंसंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये इन केसेस में नक्सवोमिका काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। Stay connected to stay healthy. Thank you.